बच्चों में सीने की हड्डियां बाहर निकल आती हैं या अंदर को धंस जाती हैं, पिजन चेस्ट। सर ये क्यों निकलती हैं? देखिए, बच्चों में बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो कि इस चीज़ से गुजर रही होती है। ये आम तौर पे पैदाइशी तौर पे एक नुक्स होता है जिसके अंदर रिब्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड से हो रही होती है। तो उसकी वजह से या तो आपकी जो फ्रंट बोन है जिसको स्टर्नम कहते हैं बाहर की तरफ निकल आती है या वो अंदर की तरफ चली जाती है। अब ये पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेशनली हर रेस के अंदर पाई जाती है। दुनिया में इसका जो है ट्रीटमेंट बहुत अर्ली हो जाता है, डिटेक्शन बहुत अर्ली हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इसको जो है वो एक कॉस्मेटिक कंसर्न समझा जाता है कि ये कॉस्मेटिक इशू है और इसका मेडिसिन के साथ या फिर ट्रीटमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो डाटा शो करता है वो ये शो करता है कि ये पेशेंट्स अगर ट्रीट किए जाएँ तो इनकी लाइफ भी बहुत नॉर्मल रहती है और इनकी आउटकम भी बहुत बेहतर आती है। हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्यूरी आती रहती है कि हमारा बच्चा है उसकी चेस्ट जो है उसके अंदर सामने की हड्डी अंदर की तरफ गई हुई थी। जब वो पैदा हुआ तो हमें लगा कि थोड़ा मसला है, लेकिन जिस तरह वो बड़ा हो रहा है उस तरह उसकी हड्डी मज़ीद अंदर की तरफ जा रही है। अब होता क्या है कि ये पैदाइशी तौर पर नुक्स तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, ग्रोथ स्पर्ट आता है, प्यूबर्टी के करीब आता है, तो उस टाइम पे उसकी जो हाइट है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और उसकी हड्डियों की लेंथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। उस टाइम पे ये चीज़ जो है बड़ी जल्दी प्रोमिनेंट होती है। आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ एज ये बहुत जल्दी प्रोमिनेंट होती है। अब इसके अंदर जो है एक हेलर्स इंडेक्स एक टर्म यूज़ होती है। सीटी स्कैन जो है उसके ऊपर एक नंबर कैलकुलेट किया जाता है, हेलर्स इंडेक्स। अगर तो हेलर्स इंडेक्स का नंबर जो है वो 2.5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये वो प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है। ये चीज़ अब इसकी पेशेंट की लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा। लाइफ को दो तरीके से इफ़ेक्ट करता है। एक, ये लाइफ को ऐसे इफ़ेक्ट करता है कि उसके लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है और उसको उस कैपेसिटी पे ब्रीथ नहीं करने देता जिस कैपेसिटी पे ब्रीथ करने के लिए हमारे लंग बने हैं। जो हमारी फिजियोलॉजी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि उसका हार्ट, वो एक सेंट्रल ऑर्गन है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे अल्लाह मियां ने उसको बनाया लेकिन वो सेंटर में बन के चलने के लिए और धड़कने के लिए बना है। जब सेंटर में अंदर बोन अंदर की तरफ धंस जाती है तो वो हार्ट को डेविएट कर देती है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब हार्ट जब इस डिफॉर्म्ड स्टेट में जो है वो धड़कता है तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती जो एक्चुअली होनी चाहिए। और इस डिफॉर्म्ड स्टेट में धड़कने की वजह से हार्ट के वैल्व जो हैं वो डी शेप हो जाते हैं और ओवर द ईयर्स इस पोजीशन में धड़क धड़क के वो वेल्व फेल हो जाते हैं। अब दो चीज़ें हो गई जो कि प्योर मेडिकल कंसर्न है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ ये है कि कब जो है वो माँ बाप को या पेशेंट को जो है वो कंसर्न करना चाहिए कि नहीं यार अब इस मुझे जो है ये मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट राय हैं। यूरोप के अंदर ये वाली सर्जरीज जो हैं पीडियाट्रिक ग्रुप में की जा रही हैं। 3 साल से बड़ा बच्चा हो तो वो इसकी सर्जरी को परफॉर्म कर देते हैं अगर हेलर्स इंडेक्स 2.5 से ज़्यादा हो। और हमारे पास पाकिस्तान में 7 ईयर्स से बाद जो है इसको तस्लीम किया जाता है कि इसको सर्जरी की तरफ ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको 13 ईयर्स या 14 ईयर्स के ऊपर ले जाते हैं या 18 ईयर्स के ऊपर ले जाते हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 13 ईयर्स ऑफ एज पे आए, उनका हेलर्स इंडेक्स 7.9 या 8 था और उनको 13 ईयर्स ऑफ एज के अंदर मैट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन डेवलप हो गई थी। वो +1 MR के साथ हमारे पास प्रेजेंट किए। हमने उनकी सर्जरी करके उनकी चेस्ट वॉल को करेक्ट कर दिया, लेकिन जो माइट्रल वाल्व की लीक वो डेवलप कर चुके हैं वो तो उनकी परसिस्ट करेगी फॉर लाइफ टाइम और उसका ट्रीटमेंट भी उनको लेना पड़ेगा। हो सकता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको मज़ीद मेडिकल केयर के लिए जो है वो पुश करे। सर ये तो आपने बताया कि जो चेस्ट अंदर की तरफ धंस जाती है, कुछ जो है वो सीने की हड्डी कबूतर की तरह बाहर निकल आती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जी, उसको पिजन चेस्ट कहते हैं या उसको पेक्टस कैरिनेटम कहते हैं। अब ये जो चीज़ है इसमें ग्रोथ डिफॉर्मिटी सेम है। जब आपकी रिब्स जो हैं वो पुश कर रही हैं स्टर्नम को तो उसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है कि वो बाहर की तरफ भी जा सकती है, अंदर की तरफ भी जा सकती है। जो बाहर की तरफ जाती है उसके अंदर सर्जिकल इंडिकेशन बहुत कम पेशेंट्स में देखने में आई है। उसके अंदर आपकी जो चेस्ट है उसका स्पेस जो है वो डिफरेंट तरीके से बढ़ जाता है, लेकिन वो आपके हार्ट को इफेक्ट नहीं करती। अब इसके अंदर प्योर कंसर्न जो है वो कॉस्मेटिक कंसर्न होता है। जिस बच्चे को है वो बच्चा, जाहिर बात है, अपने बॉडी इमेज से खुश नहीं होता
उसको क्लास में उसके जो क्लासमेट्स हैं वो बुली करते हैं और उसको एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है और वो बच्चे कभी भी अपने नॉर्मल पोटेंशियल के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते। इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो प्योर साइकोलॉजिकल कंसर्न के साथ हमारे पास आते हैं कि हमारी जो ये चेस्ट है, हमारा जो बॉडी इमेज है, हम उससे खुश नहीं है, वी वांट टू करेक्ट इट। तो ये वो पेशेंट हैं जो अपने साइकोलॉजिकल कंसर्न के लिए या फिर बॉडी इमेज को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी ऑप्ट करते हैं और इंटरनेशनली इसमें सर्जरी की जाती हैं। तो सर क्या ये ठीक हो सकती है? जी 100% ये ठीक हो सकती हैं। पेक्टस एक्सकेवेटम और पेक्टस कैरिनेटम दोनों 100% ट्रीटेबल डिजीज़ हैं। आफ्टर सर्जरी इसके रिजल्ट्स जो हैं क्लोज टू 97% जो हैं देखे गए हैं। 3% पेशेंट्स में समटाइम्स रिकरेंस हो जाती है, लेकिन वो बहुत निगलिजिबली स्मॉल जो है वो चंक है और इसका जो कॉस्मेटिक कंसर्न है वो भी बहुत बेहतर तरीके से फुलफिल होता है और साथ में जो पेशेंट के मेडिकल आउटकम है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। तो सर इसमें अगर चेस्ट बाहर निकली हो या अंदर गई हुई हो, इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है या ऑपरेट के बाद कितने दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है? देखिए इसके अंदर ना 2 तरह के प्रोसीजर्स जो हैं वो किए जाते हैं। जो पेक्टस एक्सकेवेटम है उसमें एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है और एक ओपन सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसको नस प्रोसीजर कहते हैं और जो ओपन सर्जरी है उसमें मॉडिफाइड रेविश प्रोसीजर है जो मोस्ट लेटेस्ट है जो हम करते हैं। इसके अंदर हमारा पेशेंट जो है जितनी देर के लिए हमारी केयर में रहे वो टोटल 3 डेज ऑफ केयर है, हॉस्पिटल केयर। सर्जरी 5 to 6 आवर्स की सर्जरी है। सर्जरी के बाद पेशेंट गोज टू द ICU फॉर रिकवरी। जैसे ही वो रिकवर होता है ही इज़ अप एंड अबाउट। मैं सर थोड़ा सा सर्जरी के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या सर आप बोन को रिफाइन करते हैं या रिस्ट्रक्चर करते हैं, क्या करते हैं इसमें सर्जरी में? देखिए जो मॉडिफाइड रेविश प्रोसीजर है उसमें जो कार्टिलेजेस हैं, जो सॉफ्ट बोन्स हैं, उनकी शेप को चेंज किया जाता है और उनको नए एक पोजीशन में लेके आके उसके साथ टाइटेनियम की बार या फिर स्टील की बार जो है वो प्लेस की जाती है और उसको एक नई पोजीशन, पहले वो अंदर की तरफ गई हुई थी, अब उसकी जो शेप है रिब्स की उनको हमने चेंज किया है, उनको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया और जो स्टर्नम है उसको एक नॉर्मल पोजीशन में, मोर एनाटॉमिकल पोजीशन में लाके बार के साथ हम सिक्योर कर देते हैं। वो बार जो है वो चेस्ट के अंदर रहती है फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर के बाद जो है बोन्स अपनी नई कन्फिग्रेशन के अंदर फिक्स हो चुकी होती हैं। उसके बाद इलेक्टिव है, हर पेशेंट की बार निकाली जा सकती है। अगर पेशेंट जो है वो ग्रोथ स्पर्ट से गुजर चुका है, लाइक कुछ पेशेंट्स हैं जो हमारे पास 35 ईयर्स ऑफ एज में भी आते हैं, मजीद उनका कद नहीं बढ़ना, तो वो बार अगर अंदर रहे भी सही कुछ साल तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो सर जो पेशेंट बचपन में कराते हैं उनके लिए तो बार ज़ाहिर अब इस हड्डी ने बढ़ना होता है खुद भी नेचुरली, तो उसमें रिकरेंस के चांस कितने ज़्यादा हैं? रिकरेंस के चांस 3% है। 3% ओवरऑल 3% रिकरेंस के चांस हैं। जो अब लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि जिनके उन्होंने अर्ली करेक्शंस की थी उनके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू लेट करेक्शन। क्यों? क्योंकि वो अर्ली करेक्शन में बोन्स अभी सॉफ्ट होती हैं, कैल्सीफाई नहीं हुई होती, उन्होंने भी हार्ड होना होता है और उसमें वो प्योरली नस प्रोसीजर करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। 2 स्मॉल कट्स होते हैं साइडों पे और उससे जो है वो उसको करेक्ट कर देते हैं। जब वो एक नई पोजीशन में ला के उसको प्लेस करते हैं, स्टर्नम को एक नई पोजीशन में लाके फिक्स करते हैं, तो 2 ईयर्स में वहाँ पे वो जो है वो अपनी नई पोजीशन को अचीव कर जाती है। और जब वो बार रिमूव भी कर जाते हैं उसके बाद भी सरप्राइजिंगली सिर्फ 3% पेशेंट ऐसे हैं जिसमें दोबारा जो है अप टू सम एक्सटेंट जो है वो रिकरेंस होती है। 97% पेशेंट जो है वो सही हो जाते हैं। तो क्या सर ये जो सर्जरी है ये पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है? देखिए पाकिस्तान में हर हॉस्पिटल में ये सर्जरी अवेलेबल नहीं है। लाहौर में जो है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में हम पायनियर हैं इसमें और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मज़ीद जगहों पे जाकर लोगों को ट्रेंड करें और ज़्यादा जगहों पे जो है ये सर्जरीज शुरू हो जाएं। अभी इसका जो अवेलेबल है सर्विसेज वो बहुत लिमिटेड जगहों पे हैं। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।